हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था। अभी मैंने सोचा है कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम आपकी आने वाली है, तो उस हिसाब से जो गाला के पेपर्स आप सॉल्व करते हो, तो गाला के एक पेपर जो है वो उसका सॉल्यूशन होता है, लेकिन बाकी जो 4 पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन मैंने सोचा है कि आप सबको यूट्यूब पे उसका सॉल्यूशन करके भेजूँ मैं इसका जो सेक्शन ए पार्ट है, वो सेक्शन ए पार्ट फर्स्ट, जैसे यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर पेपर 2, उसका सॉल्यूशन मैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी ऐसे पार्ट वाइज आपको डालता रहूँगा। और मैंने कोशिश करूँगा कि सारे पेपर्स का जो सॉल्यूशन है वो मैं रेगुलरली अपलोड कर दूँ, और आप उस हिसाब से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर 2 है, मैथ्स का बेसिक है। वैसे स्टैंडर्ड के लिए अलग से बुक आती है, अलग से एक छोटी सी बुक है, उसमें 5 पेपर्स दिया हुआ है। अगर ये एक बार मेरा कंप्लीट हो जाता है तो मैं ट्राई करूँगा कि वो स्टैंडर्ड का जो भी पेपर्स हैं वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊँ। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पेपर 2, यहाँ पे पेपर 2, क्वेश्चन पेपर 2, मैथ्स का बेसिक पेपर आज स्टार्ट कर रहे हैं हम, और ये सेक्शन ए स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे एमसीक्यू जो दिया हुआ है वो एक बार रीड करते हैं। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 16 इफ 5 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर इट reduces टू 1/2। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, उसका जो सम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वो है 16 आ रहा है। अगर मैं सिर्फ डिनोमिनेटर में 5 ऐड करता हूँ तो जो फ्रैक्शन है वो कम होके कितना हो जा रहा है, 1/2 हो जा रहा है। तो हमें बताना है कि वो फ्रैक्शन क्या है। अब देखो ये ना टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। हम मान लेते हैं लेट न्यूमरेटर भी x है और डिनोमिनेटर को हम मान लेते हैं y है। तो हमें क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम, x और y का सम, वो तुम्हें गिवन है 16। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। सेकेंड इक्वेशन में देखो बोल रहे हैं कि देखो फ्रैक्शन हमेशा कैसा होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को मैं x माना है, डिनोमिनेटर को y माना है। अगर मैं इसमें 5 ऐड करता हूँ डिनोमिनेटर में, तो जो मेरा फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, 1/2। तो यहाँ से एक और इक्वेशन निकालते हैं। 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये का 2x, और यहाँ पे होगा y प्लस 5 इंटू 1। तो इसको सॉल्व करें तो आएगा 2x y प्लस 5, और y को अगर यहाँ पे भेजें तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को देखो। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को देखूँ तो मेरे को यहाँ पे देखना y और y सेम दिख रहा है, और अगर ऑपोजिट साइन हो तो हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर वेरिएबल सेम हो, कोफिशिएंट भी सेम हो, और उनका ऑपोजिट साइन हो तो हमें ऐड करना है, और सेम साइन हो तो फिर हमें सबट्रैक्ट करना है। जैसे यहाँ पे प्लस y है और यहाँ पे माइनस y, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिंग करेंगे। एडिंग 1 एंड 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होते, तो प्लस वाई माइनस वाई तो कट गया, x प्लस 3x होगा 3x, 16 प्लस 5 होता है 21, तो x इक्वल टू आ जाएगा 21/3 इज इक्वल टू आ गया 7। अब इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट इन 1, तो 7 प्लस y इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू आ रहा है 16 माइनस 7, और ये आ गया 9। तो यहाँ से जो फ्रैक्शन हमारा बन रहा है, फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y होता है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 7/9। ये ऑप्शन में है तो देख लो, ये ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन सी ऑप्शन में है 7/9। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है, आप एक बार देख लो। ओके, सेकंड का क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में देखो यहाँ पे लिखा है इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 6x² माइनस 13x प्लस k इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ अदर। एक चीज़ हमेशा याद रखनी, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि दो रूट्स एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 6x² माइनस 13x प्लस k इक्वल टू 0। दो रूट्स के होते हैं, एक होता है अल्फ़ा, एक होता है बीटा। अब जो दूसरा रूट है वो पहले वाले का रेसिप्रोकल है, इसका मतलब 1/α है।
और जब भी रेसिप्रोकल दे तो आपको हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेना है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेने से दो रूट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो हमें वेरिएबल निकालना है, जैसे यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है, तो वो इजीली मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो ax² + bx + c होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। तो अगर इसको कंपेयर करो, यहाँ पे a की वैल्यू आ रही है मेरे 6, b की वैल्यू आ रही है -13 और c की वैल्यू जो है वो k है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो मेरा बीटा जो है वो तो 1/अल्फा है और c कितना है k। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 6, तो अल्फा अल्फा कट गया, 1 = आ गया k/6। तो देयरफॉर k = आ गया 6। ये 6 यहाँ पे जाएगा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, एक बार सेकंड का सॉल्यूशन देख लिया आप ध्यान से, और फिर हम थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है d = 5 है, d = 5 है, और हमें बोला है कि इसका 18th टर्म और 13th टर्म का डिफरेंस कितना आएगा ये बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 18th टर्म और 13th टर्म, 18th टर्म होता है a + 17d। ये कैसे आया, ये फॉर्मूला है an = होता है a + n-1d। तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसका एक कम d लेना है यहाँ पे। तो 18 है तो हमने यहाँ पे ले लिया 17, और a13 है तो यहाँ पे लेना है a + 12d। और अगर ब्रैकेट ओपन, एक चीज़ हमेशा रखना कि ये माइनस के बाद जो आप लगा जो वैल्यू लिख रहे हैं वो ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट में लिखना है, और जब ब्रैकेट ओपन होगा तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी। तो 17d - a - 12d, a और a कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बच रहा है 17d - 12d। और अगर इनको माइनस करें तो ये आएगा 5d, और d की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी है। तो 5 × 5 ये आ गया 25। 25 ऑप्शन में है क्या, हाँ है, ऑप्शन में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का देखो एक बार सॉल्यूशन देख लें आप अच्छे से। d की वैल्यू जो है वो 5 आ रही है, 25 आ रही है, सॉरी, d की वैल्यू तो हमें 5 गिवन थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 4 में बोला है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1,1 एंड 3,3। दो पॉइंट्स दिए, एक 1,1 है, दूसरा 3,3। इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है। देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2 / 2। यहाँ पे ये रहा x1, ये रहा y1, ये रहा x2, ये रहा y2। x1 + x2 मतलब 1 + 3 / 2, 1 + 3 / 2। तो ये आ गया 4/2, 4/2, तो ये आ गया 2,2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे x1 + x2 / 2, तो 1 + 3/2, और यहाँ पे 1 + 3/2, तो आ गया 4/2, 4/2, और 4/2 क्या हो जाएगा, 2 होगा, और 2,2 आंसर आ जाएगा। क्या इसके ऑप्शन में दिख रहा है तुम्हें कहीं पे 2? देखो यहाँ पे डी ऑप्शन दिख रहा है 2,2। ठीक है, ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है 1/1 + tan² थीटा क्या होता है। तो देखो 1/1 + tan² थीटा की वैल्यू पूछी है। ये आइडेंटिटी आप सबको याद होना चाहिए कि sec² थीटा - tan² थीटा = होता है 1। तो यहाँ से sec² थीटा की वैल्यू जो होती है वो आती है 1 + tan² थीटा। कुछ स्टूडेंट्स को ये आइडेंटिटी याद होती है, कुछ स्टूडेंट्स को ये याद होती है। लेकिन बेसिकली दोनों में ही मतलब एक ही है कि sec² थीटा जो होता है वो 1 + tan² थीटा होता है। तो यहाँ पे जो 1 + tan² थीटा दिख रहा है आपको, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, sec² थीटा। और 1/sec थीटा, 1/sec थीटा वो होता है cos थीटा। तो अगर 1/sec² थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, cos² थीटा, cos² थीटा। तो यहाँ पे 1/sec को sec × sec लिखेंगे तो एक cos ऊपर आएगा, एक और cos आएगा, तो ये मिलके क्या हो जाएगा, cos² थीटा हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला यूजुअली फॉर एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोड माइनस मीडियन = डैश इंटू मीडियन माइनस मीन। अब यहाँ पे एक बात समझना है आपको कि बोल क्या रहे हैं। मोड माइनस मीडियन = क्या होता है वो हमें बताना है। तो देखो मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे को हमेशा ये फॉर्मूला हमेशा बचपन से ये याद है, z = 3m - 2x बार।
यहाँ पे z का मतलब है मोड, m का मतलब है मीडियन और x बार का मतलब है मीन। तो यहाँ पे बेसिकली मोड इज इक्वल टू है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब आप देखो एक बार क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में बोला है मोड माइनस मीडियन चाहिए, मोड माइनस मीडियन चाहिए। तो मैं इस 3 मीडियन को क्या ऐसा लिख सकता हूँ, मीडियन प्लस ये 3 मीडियन है तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ 2 मीडियन माइनस 2 मीन। अब एक बार ये जो प्लस में मीडियन है ये राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो सॉरी तो क्या होगा माइनस। तो यहाँ पे बचेगा 2 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, अब इसकी वैल्यू चाहिए थी हमें, तो यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है कि हाँ कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है तो 2 मीडियन माइनस 2 कॉमन निकल गया और ये आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है मोड माइनस मीडियन, मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई बाय मीडियन माइनस मीन। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो इसका ऑप्शन में आ जाएगा 2। ठीक है, एक बार आप वापस एक बार सॉल्यूशन को देख लो अच्छे से, यहाँ पे क्या हुआ है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है द SCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। सबसे पहले एक बात समझ लें कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होते हैं, देखो प्राइम नंबर्स वो होते हैं 2, 3, 5 और सो ऑन। प्राइम नंबर यानी वो खुद के टेबल में है और 1 के टेबल में है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पे 2, 3, 5 है। और कॉम्पोजिट नंबर यानी जो प्राइम नंबर के अलावा है। अब प्राइम नंबर के अलावा यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि 1 को मत लेना, क्योंकि 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो कॉम्पोजिट नंबर है। तो इसके अलावा जो नंबर आएगा वो आएगा 4, क्योंकि 2 और 3 तो प्राइम नंबर है। इसके बाद आएगा 6 और ऐसे चलते जाएगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर 4 है और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यहाँ पे आ रहा है 2 और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर आ रहा है 4। अब इसका SCF निकालना है। अब देखो वैसे तो ये डायरेक्टली बता सकते हैं इसका SCF क्या आएगा, 2 आएगा। कैसे तो देख लो, इसका 2 का प्राइम फेडरेशन 2,1 होता है और 4 का होगा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। तो दोनों में ही क्या कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में सिर्फ कॉमन आ रहा है 2, तो इसका SCF क्या हो गया 2 हो गया। और ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। 7 तक तो सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आपको थियोरेटिकल चीज़ें याद हों तो फिर ये वो डायरेक्टली हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है x² + 4x + 3, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है। द ग्राफ ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस ये रहा x² + 4x + 3। यहाँ पे तुम्हें 3 ऑप्शन दिए गए, लाइन है, पैराबोला है, ओपनिंग अपवर्ड्स है, ओपनिंग पे अपवर्ड्स, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स है। एक लाइन है या फिर पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स है या फिर पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स है। सबसे पहली बात तो लाइन तो कभी नहीं हो सकता, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक चीज़ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो कभी भी लाइन नहीं हो सकता। और अब हमें चेक करना कि ये पैराबोला अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखें आप हमेशा कि अगर a > 0 होता है तो पैराबोला अपवर्ड्स होता है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ क्वेश्चन ना समझाऊँ, उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी आप समझें। पैराबोला ये डाउनवर्ड्स होता है। अब इसका मतलब क्या है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर a की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो वो पैराबोला अपवर्ड्स होती है और लेस देन 0 तो फिर क्या होती है पैराबोला डाउनवर्ड्स। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल को देखो तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की कोई ज़रूरत है नहीं लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, b की वैल्यू 4 है और c है। तो a की वैल्यू को देखो, a की वैल्यू क्या है 1 और 1 > 0 है, इसका मतलब पैराबोला अपवर्ड्स आएगा। तो अपवर्ड्स ऑप्शन में देख लो और यही आंसर है। आपको हमेशा क्या देखना है, a > 0 है या नहीं है। अगर a > 0 तो हम सीधा टिक कर देते हैं, यहाँ पे बात खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 9।
अब देखो यहाँ पे ना काफ़ी ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, काफ़ी लोग कुछ अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वही तरीक करना और वही ज़्यादा बेटर है, इससे इजी और कुछ नहीं हो सकता। आपको बोला है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मंथ ऑफ द जनवरी हैविंग 5 संडेज, जनवरी मंथ की बात कर रहे हैं। जनवरी मंथ में 31 डेज होते हैं, 31 डेज, ठीक है। अब देखो जितने भी डेज हैं इन 31 डेज में 28 डेज जो है 28 डेज में सारे डेज इक्वल आएंगे, मतलब 4 बार मंडे आएगा, 4 बार संडे आएगा, 4 बार फ्राइडे आएगा, सारे डेज जो है वो 4 बार आएंगे। लेकिन जो बाकी बचे कितने दिन, 3 दिन बच गए। ये 3 दिन 7 दिन में से कुछ भी हो सकता है, ये 3 जो है वो 7 दिन में से कोई भी हो सकता है। तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि जितने भी डेज बोले हैं, जैसे यहाँ पे जनवरी का हमने पहले देख लिया कितने डेज हैं, 31 डेज, तो 31 को 28 से माइनस करना है, तो कितना रिमेनिंग बच रहा है, 3 बच रहा है। तो इसका आंसर जो है वो सीधा आपको बोलना है 3/7। आपको 5 संडे बोला गया था, तो देखो 4 संडे तो सब कुछ आने वाला है, 4 संडे तो आनी ही है, फिक्स बचा एक दिन। अब वो बचा एक दिन कितने में से आ सकता है, ये 3 दिन में से होगा, तो 3 दिन और टोटल दिन कितने होते हैं, 7, तो 3/7। हाँ, इसकी जगह 6 संडे बोलते हैं, तो 6 संडे पॉसिबल नहीं है, आपको आंसर में बोल देना है 0, ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 10 के अलावा अब देखो मैं इसके साथ एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे कहते हैं अप्रैल का मंथ है, अप्रैल के मंथ में कितने दिन होते हैं, 30। अगर आपको बोलते हैं 5 फ्राइडे बताओ, अब संडे या फ्राइडे बोलते तो कोई बात नहीं, 30 को 28 से माइनस करो, कितना बचेगा 2, और 2/7 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है, देखो साइन अल्फा की वैल्यू दी है 1/√2 और कॉट बीटा की वैल्यू दी है 1। अब ये टेबल याद होना चाहिए, टेबल अगर याद हो तो 2 मिनट का ही काम है ये। साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2, साइन की कौन सी वैल्यू 1/√2 पे होती है, तो अगर साइन की वैल्यू 45 डिग्री होती है तो ही क्या होता है, उसकी वैल्यू 1/√2 आती है। कॉट बीटा 1, कॉट की कौन सी वैल्यू 1 आती है, तो वो कॉट 45 पे 1 होता है, 1045 भी 1 होता है, कॉट 45, तो मतलब बीटा की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री होगी। तो यहाँ पे बेसिकली हमें पूछा कि अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन में देख लें 75, 90 और 105 दिया था, तो 90 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। आप एक बार देख लें सॉल्यूशन एक बार अच्छे से। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा सारी चीज़ें, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ये थोड़ा सा अगर आपको एक चीज़ नहीं पता है तो ये थोड़ा सा सवाल आपको परेशान कर सकता है। देखो यहाँ पे बोला है एक कोऑर्डिनेटर है XYZW, सर्कमस्क्राइब से सर्कल इफ़ XY इज इक्वल टू 13.8, YZ इक्वल टू कुछ लेंथ दिया एंड ZW इज इक्वल टू दिया 7.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बोला XW निकाल के दिखाओ। अब ये सर्कल के चैप्टर का क्वेश्चन है और सर्कल के एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि जहाँ पे हमने ये प्रूफ किया था कि सर्कल में अगर एक कोऑर्डिनेटर सर्कमस्क्राइब करता है, सर्कमस्क्राइब का मतलब ये होता है कि सर्कल में एक कोऑर्डिनेटर उसके जो चारों साइड है वो सर्कल को टच कर रही है, और जब भी एक कोऑर्डिनेटर चारों साइड उसकी अगर सर्कल को टच करती है तो उनके ऑपोजिट साइड का सम इक्वल आता है, ऑपोजिट साइड का सम दूसरे ऑपोजिट साइड के सम के बराबर होता है। ये प्रूफ दैट है सर्कल के चैप्टर में एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो अगर वो प्रूफ दैट का एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में हमें करना है। अब यहाँ देखें, यहाँ पे बेसिकली समझो क्या हो रहा है, यहाँ पे XY की वैल्यू तुम्हें दी गई है 13.8 सेंटीमीटर, YZ की वैल्यू दी गई है 10.7 सेंटीमीटर और ZW की वैल्यू दी गई है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें बोला है XW निकालो, ठीक है। तो देखो ये कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर का नाम देख लिया यहाँ पे X, Y, Z और W। ऐसे नहीं यहाँ पे एक्चुअली मेरे को यहाँ पे फिगर तो बना नहीं रहा, तो जो फिगर भी बना देता हूँ मैं। एक सर्कल है और इस सर्कल में ये टच कर रहा है चारों साइड से, सर्कल
अब प्रूफ दैट ये कहता है कि हमारा एप्लीकेशन ये कहता है कि इनका ऑपोजिट साइड का सम मतलब एक्स वाई प्लस जेड डब्ल्यू, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा ये जो नाम है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिखा है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स वाई उसके बाद जेड लिखा है, ऐसा नहीं कि एक्स वाई और जेड यहाँ पे लिखो डब्ल्यू ऐसा लिखो तो फिर गलत हो जाएगा। अगर इधर से भी लिखना है तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू ऐसा लिखें, क्लॉकवाइज जाए या तो एंटी क्लॉकवाइज और लाइन से जाए, पॉइंट्स लाइन से लिखें वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ऑपोजिट साइड का सम ये और बाकी ऑपोजिट साइड का सम इक्वल होता है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट करनी है, एक्स 13.8 ये 7.5 है, एक्स डब्ल्यू की वैल्यू हमें नहीं पता और वाई जेड की वैल्यू वो दी है 10.7। अगर इन दोनों को प्लस करें तो ये आएगा 21.3 इज इक्वल टू एक्स डब्ल्यू प्लस 10.7 प्लस 10.7 अगर लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो ये होगा माइनस एक्स डब्ल्यू। तो यहाँ पे इसको माइनस करके आ जाएगा, कितना आ रहा है इसको माइनस करके बाद माइनस कर लें, ये आएगा 10.6। ठीक है, तो एक्स डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो आ रही है 10.6। क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो ये 12 मुझे नहीं लगता आपको कराने की ज़रूरत है। द मीन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स पूछा गया है। n नेचुरल नंबर्स का मीन जो है वो होता है n+1/2। अब देखो अगर आपको ये मान लो फॉर्मूला भूल जाते हो तो आप हमेशा ये ट्राई करें कि देखो कोई एग्जांपल ले लो, जैसे 1 2 3 4 ले लिया। मैं जैसे बेसिकली कभी कभी भूल जाता हूँ कि n × n+1/2 आता है या n+1/2 आता है या कुछ आता है। तो अगर आप भूल जा रहे हो तो आपको करना है चार नंबर्स ले लिए, इनका मीन निकालो। देखो 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइड बाई क्या करोगे 4, तो 4 + 3 होगा 7, 7 + 2 होगा 9, 9 + 1 होगा 10, 10/4। ठीक है, 10/4 और 10/4 कितना होगा 5/2 और ये आ रहा है 2.5। तो आप बेसिकली कितने नंबर्स लिए थे आपने, 4 नंबर्स लिए थे। तो इनमें ऑप्शन में पुट कर दोगे। पहला ऑप्शन था n+1/2, तो अगर 4 नंबर लिए तो 4 + 1/2 करूँ 5/2, देखो 2.5 आ रहा है, मतलब ये हमारा फॉर्मूला राइट है। और बाकी किसी में रखता मैं तो n × n+1 में रखता तो 4 × 4 + 1 मतलब 5 और ये अगर 20, ये तो गलत ही हो जाता। और वैसे सेकंड वाला भी, थर्ड वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता। तो बेसिकली हमारा आंसर आ रहा है n+1/2 मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये बेसिकली याद रखो तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज ये इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। कभी कभार ये n नेचुरल नंबर्स यहाँ पे बोला गया, कभी ऐसा बोलते हैं फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, या कभी बोल देंगे 50 नेचुरल नंबर्स। तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो बेटर है कि आप सीधा वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स काफ़ी थियोरेटिकल है, जल्दी हो जाएंगे, आप बहुत ईजीली कर सकते हो। यहाँ पे तो वो बोला है 9 + √5 और 9 - √5। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो ये पहला नंबर और यहाँ पे फर्स्ट नंबर सेम है, √5 और √5 भी सेम है। और बस क्या फ़र्क है, फ़र्क ये है कि साइन का। तो a + b a - b ये फॉर्मूला होता है a² - b², तो 9² - √5 का स्क्वायर। कैसे आया देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a + b a - b ये होता है a² - b²। तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो 81 - 5 आ रहा है और ये आ रहा है 76। और 76 सबको पता है ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोल रहे हैं 9 + √5 9 - √5 इज़ ए इर्रेशनल नंबर, जो कि फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा आंसर तो क्या आ रहा है, रैशनल नंबर है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लें इसको अच्छे से। ओके, आई होप आप सबको क्लियर हो होगा सारी चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो अगर मैं कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे ये x + b एक लीनियर इक्वेशन है = 0, और वैसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है x² + bx + c = 0, और अगर पॉलिनोमियल है तो वहाँ पे = 0 नहीं आता, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। काफ़ी सारे बच्चों को ये मिथ होता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 ज़ीरोज़ ही होते हैं। ठीक है,
देखो 2 ज़ीरो एटमोस्ट उसके 2 ज़ीरोस होते हैं, लेकिन उन 2 ज़ीरोस का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि हमेशा 2 ज़ीरोस, सिर्फ एटमोस्ट 2 ज़ीरो तो होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी समझ रहे हैं कि वो 2 ज़ीरोस रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि x² + 1 है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसके ज़ीरो निकालने जाऊँ तो x² आएगा -1। आप बोलोगे सर इसका तो ज़ीरो नहीं निकल रहा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रूट में करूँ -1 आएगा। आप बोलोगे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके ज़ीरो तो निकल नहीं रहा। आप बोलते हो कि इसके हमेशा ज़ीरोस एटमोस्ट ज़ीरोस 2 होते हैं, तो इसके 2 ज़ीरोस हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आप 10th स्टैंडर्ड में, इसलिए पॉसिबल नहीं है आप निकालना, क्योंकि इसके रियल आप सिर्फ रियल ज़ीरोस निकालना चाहते हो। जैसे 11th-12th साइंस में आपको तो पता चलेगा कि रूट में नेगेटिव नंबर हो तो उसका भी सॉल्यूशन पॉसिबल है, और वो इमेजिनरी नंबर्स में निकलता है। तो कोई भी अगर आपको अब पता करना हो कि किसी के भी ज़ीरोस कितने होते हैं, तो उसका डिग्री चेक करिए। यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो इसका डिग्री कितना है, अगर डिग्री 2 है तो इसके एटमोस्ट ज़ीरोस होंगे 2। जितना डिग्री होगा उतने ही एटमोस्ट ज़ीरोस होते हैं, उससे कम भी ज़ीरोस हो सकते हैं, लेकिन एटमोस्ट ज़ीरोस उसके 2 होंगे। रियल ज़ीरोस का हमें नहीं पता, रियल ज़ीरोस एग्जैक्टली 2 होंगे, नहीं भी हो सकते हैं, वो हमें नहीं पता, लेकिन एटमोस्ट। तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज़ एटमोस्ट n+1 ज़ीरो बोले तो गलत आ जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर डिग्री 2 है तो उसके एटमोस्ट ज़ीरो कभी 3 नहीं हो सकते, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके ज़ीरोस हो सकते हैं 2। तो अगर डिग्री n है तो एटमोस्ट ज़ीरोस होंगे n। अगर डिग्री n है तो ज़ीरोस जो हैं वो एटमोस्ट n ज़ीरोस ही होंगे, n+1 नहीं हो सकता। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 ज़ीरोस हो सकते हैं, कभी 3 नहीं हो सकते, n+1 नहीं हो सकता। तो इसका आंसर जो है, अब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बोला तो इसका फॉल्स आ जाएगा, बिकॉज n+1 कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। ओके, क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो एक इक्वेशन दिया है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y - 8 = 7 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। क्या ये बात सही है या गलत है, वो एक बार चेक करते हैं। देखो एक इक्वेशन दिया है 3y - 8 = 7, तो 3y = -8 वहाँ पे जाए तो क्या हुआ +8, तो 3y आ रहा है 15, तो y की वैल्यू आ रही है 15/3, तो देखो y आ रहा है 5। मतलब y = 5 जो है वो अगर इसकी मैं लाइन बनाऊँ तो ये लाइन क्या x एक्सिस से पैरेलल होगी। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे x एक्सिस है, इसकी लाइन कहाँ बनेगी, अगर y = 5 तो x का मतलब x का कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे बन रहा है, तो लाइन कैसे बनेगी, ये रहा, ये होगा 0,5। तो ये जो लाइन है वो x एक्सिस के एग्जैक्ट पैरेलल आ रही है, इसकी वजह से इसका जो ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, ट्रू, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है क्या इसकी लाइन पैरेलल होगी, हाँ तो हाँ होगी, और ऑप्शन आ जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज 1। तो क्या वो सही है, हाँ सारी प्रोबेबिलिटी के एक इवेंट के जितने भी प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं उन सब का अगर प्लस करें तो वो हमेशा 1 आता है, इट इज़ ऑलवेज ट्रू। तो 16 का जो आंसर है वो हमें क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे बोला इफ़ k - 3, यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हैं, k - 3, k + 7 एंड 2k + 7। इसके मैं 2 मेथड्स बता देता हूँ, मेरा मन हो रहा है कि आपको 2 मेथड्स बता दूँ, बाकी एक मेथड तो बहुत ईजी है और दूसरा मेथड आप याद रखो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे बोल रहे हैं k की वैल्यू निकालनी है, 3 टर्म दिए, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिए हैं AP के। फर्स्ट जो जनरली सबको आना चाहिए वो क्या है कि अगर ये AP इन्होंने पहले से बोल दिया है तो एक चीज़ क्लियर है कि इनका डिफरेंस जो है वो सेम रहता है। मतलब सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म से माइनस करूं, सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म से माइनस करें तो ये क्या आएगा, ये वैल्यू क्या होगी, ये होगी डिफरेंस, ये होगा डिफरेंस। और ये डिफरेंस थर्ड टर्म का सेकेंड टर्म से माइनस करने पे भी क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो अब देखो ब्रैकेट ओपन करें तो साइन चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे आएगा ये कुछ इस तरह से और यहाँ पे आएगा कुछ इस तरह से, के कट हो गया, 7 + 3 कितना हो जाएगा 10,
और यहाँ पे आ जाएगा 2k माइनस के कितना होगा k, और यहाँ पे 7 माइनस 7 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो 10 आ रही है। आप एक बार चेक कर लेंगे 10 आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। k की वैल्यू यहाँ पे 10 आ रही है, देख लेना, मैंने देखा नहीं है अभी। k की वैल्यू यहाँ पे 10 आ रही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ k की वैल्यू कितनी आ रही है। यहाँ पे देखो 10 आ रही है, ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और मेथड क्या हो सकता है, वो मैं बेसिकली मैं बनाना भूल गया। यहाँ पे अगर तीन टर्म्स जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी, ये 3 टर्म्स अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म, तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, याद रखना कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, और एपी में है, तो बी जो होता है, जो बीच वाला टर्म यहाँ पे जो बी होता है वो a प्लस सी बाई 2 होता है, ये याद रखना हमेशा। अब यहाँ पे देखते हैं इससे अगर फॉर्मूला कैसे निकलेगा। देखो यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो सेकंड जो बीच वाला टर्म है k प्लस 7 जो है वो पहला और लास्ट टर्म जो है उनका समीशन का क्या होगा, हाफ। तो k प्लस 7 तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 3k प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 2k प्लस 14 इज इक्वल्स टू 3k प्लस 4। कैसे आ रहा है मैं वापस से बताता हूँ। फर्स्ट वाले और लास्ट टर्म को प्लस कर दिया, और ये 2 से ये 2 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू के 2k प्लस 2 इंटू 7 14। इस 2k वाले टर्म को राइट हैंड साइड ले जाओ और 4 को यहाँ पे ले जाओ, तो 14 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3k माइनस 2k, तो ये आएगा k और ये आ गया देखो 10। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगर मेरे को लग रहा है जनरली सबको ये याद होता है, और ये ज़्यादा बेटर है कि किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 10। एक बार आप अच्छे से सॉल्यूशन देख लें और ट्राई करना कि सारे सॉल्यूशन जो मैं करवा रहा हूँ वो आप घर पे वापस से एक बार अच्छे से करें, या फिर मेरे साथ साथ पॉज करके वीडियो को देखें, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझने वाला है, समझना पहले अच्छे से। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो, पहले तो समझो कि एक ट्राइंगल है, फाइंड द इन रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल विथ साइड्स मेजरिंग। अब देखो ये ट्राइंगल है मान लेते हैं, और यहाँ पे इन रेडियस का मतलब है कि ये यहाँ पे सर्कल सेंटर हो रहा होगा O, और हमें ये बताना है ये O का मतलब क्या है। एक्चुअली में बेसिकली ये ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसे वाला सर्कल में ये ट्राइंगल बन रहा है, और यहाँ पे ये सेंटर O है, और ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से दिया हुआ है, और इन ट्राइंगल का साइड जो है वो 35 सेंटीमीटर है, एक है 37 सेंटीमीटर। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं आगे पीछे कैसे लिख रहा हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, जब एक ट्राइंगल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा हो तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू r इंटू सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। अब ये कैसे आया, मैं थोड़ा पहले आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दे देता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये भी क्या होगा, रेडियस, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये भी क्या होगा, रेडियस। इस ट्रायंगल का नाम देते हैं ABC। तो देखो ABO, इस ABO का ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, हाफ। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ करके लिख रहा हूँ, वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कैसे आया है। तो इस ट्रायंगल, पूरे ट्रायंगल का ABC का ट्रायंगल आप कैसे निकालोगे, ये ट्रायंगल 3 ट्रायंगल में बटा हुआ है, 1 2 और ये तीसरा ट्रायंगल ये। तो हाफ इंटू इसका बेस कितना है, AB, बेस AB है, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो क्या है, रेडियस, तो मान लेते हैं R है, प्लस इधर भी क्या होगा, बेस AC होगा और रेडियस कितना होगा R, प्लस वापस से हाफ इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल में बेस क्या होगा ये, और हाइट क्या होगी ये। तो बेस यहाँ पे BC है और मल्टीप्लाई बाई क्या आ गया, R। वापस से बताऊँ, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, हाफ बेस इंटू हाइट है, इस ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है हाफ इंटू R, तो बाकी बचा क्या, AB प्लस AC प्लस BC।
और इसका मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्मूला है, तो आप फॉर्मूला को डायरेक्ट याद रख सकते हो, हाफ इंटू आर इंटू सम ऑफ ऑल साइड्स। हमें बोला है कि रेडियस निकाल के दिखाऊं। देखो सारे साइड्स तो पता है लेकिन एरिया नहीं पता। तो देखो एरिया के लिए अब लास्ट ईयर का तुम्हें 9th स्टैंडर्ड याद करना पड़ेगा कि फॉर्मूला ये था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, फॉर्मूला ये था एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। कुछ मिसिंग है क्या? हाँ मिसिंग है, यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है। एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पे तीनों साइड का सम करते हैं, 12 + 37 + 35/2। अगर इन दोनों को प्लस करेगा तो आएगा 37 + 35 होता है 72 + 82, तो ये आएगा 84/2, ये आएगा 42, ये आ गया सेमी पेरीमीटर। तो ये तो आ गया। अब इस ए और बी और सी का मतलब है तीनों ट्राइंगल का साइड, ठीक है, साइड्स, लेंथ ऑफ साइड्स जो है वो दिखानी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ देखो ट्राइंगल ये आएगा 42 माइनस सारी साइड्स एक बार लिखता हूँ, 42 - 12, 42 - 35, 42 - 37। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस ऑर्डर में लिख रहे हो, क्योंकि हर कोई एक बार बस सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया 30 और ये आ गया 7 और यहाँ पे आ गया 5। अब देखो 40 इसको और ब्रेक डाउन करता हूँ। 42 को मैं ऐसा लिख देता हूँ 7 × 6, 30 को लिख सकता हूँ 5 × 6। अब तुम्हारे दिमाग में चला सर 5 × 6 क्यों लिखा, मैं तो 15 × 2 भी लिख सकता हूँ। तो लिख सकते हो, फिर वापस 15 को ब्रेक डाउन करो। लेकिन मुझे ऐसा दिखा कि यहाँ पे 5 है तो मैं यहाँ पे 5 में ब्रेक डाउन करो। मेरे को 42 आप बोलोगे सर 2 × 21 पे तो लिख सकते थे, 3 के टेबल 3 × 14 भी तो लिख सकते थे। हाँ लिख सकते हो। तो मुझे यहाँ पे 7 दिखा तो मैंने 7 के फॉर्म में लिखने की कोशिश की, लेकिन आखिरी में अगर सबको ब्रेक डाउन कर दूँगा, सबको प्राइम फ्रैक्शन करो, तो आखिरी में यही आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 और 6 को 2 बार आ रहे हैं तो स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा। एक 5 और 5 बाहर आ रहा है तो 2 बार आ रहे हैं तो बाहर आ जाएगा 5, और 7 और 7 बाहर आ रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है तो हम एक बार स्क्वायर रूट के बाहर ले लेंगे। 6 × 5 होता है 30, 30 × 7 हो गया 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया, ये एरिया आ गया, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या निकालना है? हमें निकालना है रेडियस। अब देखिए फॉर्मूला मैंने ये लिखा था, वापस से यहाँ पे लिख देता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC = हाफ इंटू रेडियस हमें नहीं पता, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब 12 + 37 + 35, ठीक है। ये कितना निकाला है? ये हमने निकाला 210 अभी निकाला, और ये नहीं पता। इन सबको प्लस किया तो यहाँ पे हमने पेरीमीटर निकाला था, कितना था? 84 था। तो ये बार को वापस से प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, 84 आ गया। तो 210 × 2, 2 कैसे आया? 2 डिवाइड में यहाँ पे आया तो क्या होगा? मल्टीप्लाई, और ये नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? डिवाइड। तो यहाँ पे देखो कट करने की कोशिश करते हैं, 2 × 1 = 2, 42 था, और मुझे दिख रहा है कि ये, और चलो कोई बात नहीं, 2 से कट करें तो ये आएगा 105, 2 से करें तो 21, और ये 21 का 5 टाइम्स है, 21 का 5 टाइम्स है। तो 21 1 था, 21 5 था, तो देयरफॉर R = आ गया 5 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस हमारा जो आ गया वो 5 सेंटीमीटर है। एक बार वापस से देख लो अच्छे से। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल था हाफ इंटू R इंटू सम ऑफ ऑल साइड। ये कैसे है मैंने ये रफ में बताया आपको। एरिया मैंने कैसे फाइंड आउट किया? हेरोन्स फॉर्मूले से फाइंड आउट किया है कि S S - A, S - B, S - C होता है, और उस हिसाब से हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट किया। और उसके बाद हमें रेडियस निकालना था, तो रेडियस हमने ऐसे इस तरीके से क्या कर दिया, सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है। अब 19th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, P of A minus P of A bar = दिया 0.2। हमें निकालना है P of A। तो देखो आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज 1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार A ये होता है 1। अब सीधा इसको ऐड कर सकते हो, सीधा ऐड, क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है और ऑपोजिट साइड है, तो सीधा क्या करेंगे, ऐड। मैं थोड़ी देर पहले बताया कि 2 वेरिएबल सेम हो और ऑपोजिट साइड हो तो सीधा ऐड कर सकते हो। ये फॉर्मूला है और ये हमें गिवन है, तो अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। P of A प्लस P of A हुआ 2P of A, ये दोनों ही प्लस में, तो 1 + 0.2 होता है 1.2। तो P of A = हो गया 1.2/2,
और ये आ गया 0.6। तो क्या पी ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी? हाँ, पी ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे बोला था पी ऑफ ए निकालो, तो पी ऑफ ए हमने फाइंड आउट कर दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि पी ऑफ ए हमारे वैल्यू निकलेंगे, वो पूछते हैं पी ऑफ ए बार निकालो, तो उसको 1 से माइनस कर देना है। बेसिकली ये हमारा आंसर है, लेकिन अगर मान लो पी ऑफ ए बार हमें पूछते हैं तो 1 माइनस 0.6 करना और 0.4 आ गया। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है मिड वैल्यू निकालो। मिड वैल्यू निकालो किसकी? 30 और 40। अब देखो ये मिड वैल्यू तो बहुत ईजी है, 30 और 40 की निकालना है, तो उसको प्लस कर दो और डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 70 डिवाइड बाई 2 और ये आ गया 35। ठीक है, आई होप ये सब चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। इसके बाद देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखो कर्व सरफेस एरिया बोला है स्फीयर का। स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ स्फीयर। सबसे पहली बात, कर्व सरफेस एरिया स्फीयर का बोला है। स्फीयर का कोई कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, पहली बात तो उसका टोटल सरफेस एरिया ही होता है। तो यहाँ पे जो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर नहीं होता, तो यहाँ पे आएगा 4πr² आएगा। CSA ऑफ सिलेंडर वो आएगा, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है? 2πRh होता है, 2πRh। ठीक है, अब यहाँ पे 23 में ये दिया है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस r एंड फॉर्म बाई एन आर्क ऑफ लेंथ। एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। ठीक है, देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार ध्यान से देखें आप। 24 का तो आपको आराम से आ जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, और सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल होता है 2πr। तो इसका तो ऑप्शन आ गया। अब ये थोड़ा सा ढूंढना है आपको। अब ये ढूंढना कैसे है, आप थोड़ा सा समझें, इजीली हो जाएगा। अब भी देखो एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है, देखो थीटा पे 360 पे डिग्री पे πr² होता है। अगर एक सर्कल का एरिया 360 डिग्री है तो उस पर एरिया कितना आता है? πr²। πr² एरिया पे 360 डिग्री एंगल कवर होता है। ये फॉर्मूला कैसे आया बेसिकली बता रहा हूँ, बाकी तो डायरेक्टली भी तुम याद रख सकते हो, अभी बता दूँगा। तो थीटा पे कितना एरिया आएगा? तो थीटा पे सेक्टर का मतलब होता है ये वाला पार्ट होता है सेक्टर। इस थीटा पे ये वाला इस एरिया निकालना हो तो ठीक, इसका फॉर्मूला होता है πr² थीटा अपॉन 360। πr² थीटा अपॉन 360। ये तो हो गया फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, सिमिलरली लेंथ ऑफ एन आर्क वो कैसे आया है? तो देखो 360 डिग्री पे 2πr होता है लेंथ सर्कल का, तो थीटा डिग्री पे ये लेंथ ऑफ एन आर्क कितना होगा? तो 2πr इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो अगर मैं इसको कट करूं तो ये आता है πr थीटा अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, πr थीटा अपॉन 180 डिग्री। ये किसका फॉर्मूला है? ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो, अब हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर, लेकिन डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं पूछा है इन्होंने लेंथ के फॉर्म में पूछा है, ये एल के फॉर्म में पूछा है। तो देखो ध्यान से देखना, πr² थीटा अपॉन 360 मैंने लिखा है। मैं πr थीटा अपॉन 360 को ऐसे लिखा और r को मैंने अलग कर दिया, यहाँ पे। ठीक है, r² होता तो r इंटू आर कर दिया और ये 360 हो गया। वापिस से 360 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये 2 ऐसा लग दिया और यहाँ पे लिख दिया 180 इंटू 2 कितना होगा? 360 तो होगा। इस पूरे वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिखा है L लिखा है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली इस चीज़ की जगह लिख दूंगा L इंटू r/2। तो देखो ये ऑप्शन में है या नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है πrl तो आएगा नहीं,
यहाँ पे लिखा है 1/2 RL। 1/2 RL का मतलब भी यही होता है L इंटू R/2। तो ये ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर आ जाएगा L 1/2 L इंटू R/2। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर लेंथ ऑफ आर्क गिवन है तो, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल मैंने लिख दिया है। ठीक है, आई होप आप सबको ये पूरा सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा, सेक्शन बी मोस्ट प्रोबेबली करूँगा, या वरना नेक्स्ट पेपर का सेक्शन ही करेंगे। जो आप जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से आपको जल्दी अपडेट कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।